जहाँ एलजी साहब का गांव है क्यामपुर, इसके वजह से आप भी वहाँ इग्नोर कर रहे हैं कि गांव के लोग? मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मेरे सरकार हुई तभी घोषणा करके मैं जाता, और जितना पैसा लगता उतना पैसा दिला करके लोग चंदा देकर बनवा रहे हैं। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सवाल अगर आप मनोज सिन्हा से पूछे तो बेहतर होता है। क्या होगा सर? मिल्कीपुर में अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी लाखों वोट से चुनाव जीतेगी। अगर चुनाव का यही हथियार रहा जो चुनाव में आपको देखने को मिला है, तो पीडीए की सरकार बनेगी। दुनिया को कोई ताकत इस सरकार को बनने से नहीं रोक सकती। विपक्ष के लोग तो बता रहे हैं कि 2027 में फिर योगी बाबा की सरकार आएगी। जो लोग जाति आधार पर राजनीति में आ जाएंगे, यही हश्र आपको देखने को मिलेगा। आज ओम प्रकाश जी पे देख रहे हैं, कल आपको भी महसूस होगा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का एफआईआर हुआ, 4 एफआईआर हुए। उस वक्तव्य पर भी मेरा एफआईआर है। मेरे पर 5 मुकदमे सरकार ने जो है अपने सत्ता पक्ष के लोगों ने दायर किया। हम कदाप जमानत कर रहे हैं ना, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको हाथ में कोई ताकत नहीं है। लोकतंत्र की ताकत जनता का, जिसके पास से रहेगा वही न देगा। साहब, आप जब से पर्चा दाखिला किए और चुनाव जीते सांसदी का, तब से आज पहली बार आपका इस जहुराबाद बेदबिहारी पोखरा पर कासमाबाद के समीप है प्रोग्राम लगा। वजह क्या था? ऐसा है कि ये आपकी मन की शंका है। एक लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और एक विधानसभा भी जो है 4 लाख मतदाताओं के बीच की होती है। मैं कम से कम नहीं आया हूँगा आपके क्षेत्र में, 10 बार आया हूँगा। किसी का आकस्मिक मृत्यु पाया हूँगा, किसी के प्रायोजिक दंगल के कार्यक्रम में आया हूँगा, किसी के द्वारा किसी को सम्मानित किया गया होगा उसमें मैं आया हूँगा। अब बेदबिहारी पोखरा का विशिष्ट तो उद्घाटित करने का काम कर रहे हैं। बेदबिहारी पोखरा पर महादेव जी का मंदिर है। हम प्रणाम करते हैं, जाते हैं, आते हैं। कार्यक्रम चूँकि इस तरह के अभी हम लोग जो है सांसद बनने के बाद एक कार्यक्रम रखा गया था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जो कि सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने जहुराबाद में ही मतलब कि कासमाबाद में ही कराने का काम किया। उसका लक्ष्य था कि जो हम पे बूथ पर हमारे साथी रहे हों या हमारे संगठन के लोग हों या उनसे जुड़े हुए गांव के लोग हों, आएंगे हम सबको प्रणाम करने। वो कार्यक्रम सबसे पहले जहुराबाद में। सर जी, महाकुंभ लगा हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, और कब आप जा रहे हैं? अब देखिए, ये आस्था का सवाल है और कोई आदमी अपने मन से कहीं जाता नहीं। उनका बुलावा आएगा तो हम भी चले जाएंगे। हमको लग रहा है कि बुलावा हमारे लिए आया नहीं। आएगा कि नहीं आपको क्या? ये मैं क्या जानता हूँ, तो भगवान है। हम नहीं जानते थे कि आज बेदबिहारी पोखरा पर जाऊँगा, भगवान शिव जी का दर्शन करूँगा। हम आए हैं, भगवान ने बुलाया, मैं जाकर प्रणाम किया और इलाके की खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना किया। सांसद साहब, कुंभ मेले में एक माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की प्रतिमा रखी गई है और उसको लेकर के अयोध्या के कोई अखाड़ा है, राजू दास जी हैं, और उन मुलायम सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहिएगा? ठीक, ऐसा है कि जो जिसके पास से रहेगा वही न देगा। अब दूसरी चीज हमको देने से जो आपके पास नहीं है, उनके समझ में वही है, वो दे रहे हैं, परोस रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो है एक उत्तर प्रदेश सिर्फ नेता नहीं रहे, मुलायम सिंह यादव इस देश के बड़े नेताओं में था। वो दिन याद कर लीजिएगा कि जब आपका सैनिक सीमाओं पर मारा जाता था, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे। आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे बेटे जो शहीद होते हैं उनकी बॉडी हमको मिलेगी। उनका बेल्ट और टोपी आता था, बैच आता था। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक निर्णय लिया पूरा देश के लिए। आज जो है सीमाओं पर हमारा कोई भी साथी शहीद होता है, उसकी पूरी डेट बाद आती है, उस परिवार को सौंपी जाती है और उसको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है। यह किसी को इस हिंदुस्तान के धरती पर गौरव प्राप्त है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्राप्त है। लेकिन सांसद साहब, राजू दास को आप क्या कहिएगा? राजू दास से गेरुआ वस्त्र में हो करके हनुमानगढ़ी के महंत होते हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह के ऊपर इस ढंग से टिप्पणी कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मैंने तो कहा उनका जो विचार था, जो उनको भगवान ने दिया है,
उन्होंने परोसने का क्या समाज में किया है। अब उनके ऊपर मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग भी हनुमान जी को मानते हैं, हे भगवान उनको सद्बुद्धि दी। सर, महाकुंभ से भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग जो आए हैं साधु संत वहाँ के, वो कह रहे हैं कि आने वाला समय में प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे और राष्ट्रपति मोदी जी बनेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं ना, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको हाथ में कोई ताकत नहीं है। लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथ में है। ये जनता तय करेगी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सर, आप बलिया में आए हैं, बलिया के सांसद हैं, और बलिया के लोगों के लिए क्या करने का बड़ा जो है फैसला उठाने जा रहे हैं? बलिया हमारे समझ से मैं इसके लिए बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम इस उम्र में भी हम किसी सरकार से डरने वाले व्यक्ति हम नहीं हैं, और न सरकार के तंत्र से डरने वाले हैं। आपके हर सवाल पर मैं सरकार से लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ता रहूँगा। और सर जी, एक आप कहे थे जब चुनाव लड़ रहे थे डीएम से आपका नोकझोंक हुआ था और आप पर एफआईआर भी हुआ था, उस एफआईआर कब तक हुआ क्या? लोकतंत्र में उनके पास ताकत थी, मेरे ऊपर एफआईआर किए। हमारे बगल के सांसद रामाशंकर राजभर का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, उस पर मैंने कहा कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसके 40 घंटा मुझ पर एफआईआर हुआ, 4 एफआईआर हुए। उस वक्तव्य पर भी मेरा एफआईआर है। मेरे पर 5 मुकदमे सरकार ने जो है अपने सत्ता पक्ष के लोगों ने दायर किया। हम कदाप जमानत कराने नहीं जाऊंगा। वो मेरे गिरफ्तार करेंगे, आप हमें जमानत कराएंगे। सर जी, इस समय आप पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा में हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी अभी बीते हुए जो गणतंत्र दिवस बीता हुआ है, जूता पहन करके और झंडा फहरा रहे हैं। कितना ये सत्य है और गलत? देखिए, ऐसा है कि जो लोग जाति आधार पर राजनीति में आ जाएंगे, यही हस्त आपको देखने को मिलेगा। आज ओम प्रकाश जी पे देख रहे हैं, कल आपको भी महसूस होगा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से इस देश का हस्त क्या होता है। सर जी, 2027 में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। दुनिया को कोई ताकत इस सरकार को बनने से नहीं रोक सकती। विपक्ष के लोग तो बता रहे हैं कि 2027 में फिर योगी बाबा की सरकार आएगी। ये तो विपक्ष जो है, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष का ही है। सत्ता पक्ष के लोग कहते रहेंगे, हैं? तो उनका काम है। जो जनादेश 2024 में प्राप्त हुआ, उस आप आगे लगा लीजिए कि सरकार किसकी आएगी। उपचुनावों पर मैं ध्यान नहीं देता। उपचुनाव जो होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं। आप पत्रकार साथी हैं, इसको आप जानते हैं। मिल्कीपुर में क्या होगा सर? मिल्कीपुर में अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी लाखों वोट से चुनाव जीतेगी। अगर चुनाव का यही हथियार रहा जो उपचुनाव में आपको देखने को मिला है कि वोट जो है लोग नहीं डाले हैं बूथों पर और वोट पड़ा हुआ है, वहाँ उनके थानेदार वोट दे रहे हैं, उनके सिपाही वोट दे रहे हैं। वोट मांगने के लिए जो है बीडीओ पर दबाव बनाया जा रहा है। वोट मांगने के लिए मनरेगा के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। वोट उनसे मंगवाया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी से वोट मंगवाया जा रहा है। कोटेदार को दबाव बनाकर वोट मंगवाया जा रहा है। कलेक्टर को दबाव बनाकर वोट मंगवाया जा रहा है। ये स्वस्थ लोकतंत्र का जो तरीका नहीं। अब विपक्ष के लोग बता रहे हैं, जिसे सत्ताधारी लोग बता रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो इसी तरह प्रशासन के डंडा से ही चुनाव जीतती थी, उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी उदाहरण बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, उसके परिवार या उसके पत्नी को जो है प्रमुख का फार्म भरने से रोका गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे श्री माता प्रसाद पांडे की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के शासन में पर्चा भरने से रोका गया। जिस जिले से मैं सांसद हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, आप भी पढ़े होंगे, आपको भी जानकारी होगी। वो लोग वोट डालने के लिए 7 आदमी पहुंच गए थे जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य नहीं थे। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के नाम पर फर्जी नाम भेज करके वोट का डालने का प्रयास किया गया। सांसद साहब, लास्ट सवाल हमारा रहेगा। आपके ही लोकसभा में एक क्यामपुर छावनी ग्राम सभा पड़ता है, जो मनोज सिन्हा एलजी साहब के बगल में गांव है, और उस गांव के लोग अपने में चंदा लगा करके एक रिटायर फौजी 10 लाख रुपया चंदा दे करके नदी है, नदी में पुल बनवा रहा है। कब वहाँ आप पहुँच रहे हैं? इसकी मुझे जानकारी है।
इस बात की मुझे जानकारी है, वहाँ के लोग, गांव के लोग, इलाके के लोग चंदा देकर बनवा रहे हैं। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये सवाल अगर आप मनोज सिन्हा से पूछे तो बेहतर होता है। लोकसभा आपका है, वो सर लोकसभा लेकिन आपका है, वो एलजी भी है, लोकसभा आपका है। लोकसभा हमारा है। तो मैं आपको निष्पक्ष स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने मन से कहा हो कि यह मेरे प्रस्ताव पर मेरा नाम न लिख जाए है, ये सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं। सर आप यहाँ पे अभी पिछले दिन बैठक हुई थी जिला योजना की, उसमें भी आवाज को दबाने का काम किया गया। लेकिन मैंने कहा ना कि न मैं जमीन भूमाफिया हूँ, न मैं कतली हूँ, है और न मैं अपराधी हूँ, तो हमको किसी से डर नहीं। सर जी, मैंने वहाँ भी जवाब देने का काम किया। सांसद साहब, क्या ये लगता है कि जैसे जनता को समझ में आ रहा है कि मनोज सिन्हा एलजी साहब का गांव है क्यामपुर, इसके वजह से आप भी वहाँ निगोर कर रहे हैं कि गांव के लोग मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मेरे सरकार हुई तो अभी घोषणा करके मैं जाता और जितना पैसा लगता उतना पैसा दिलवा कर आता। अगर हमारी सरकार रहती तो जितना पैसा लगता उतना पैसा दिलवा करा। सर जी, वर्तमान सांसद हैं आप, उस गांव के लोग आस लगाए हुए बैठे हैं कि हमारे सांसद मैं किसी भी काम पर कोई पैसा अलग से नहीं दे सकता हूँ, आप समझिए। कोई मुझसे मंदिर पर चंदा मांगा मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई मुझसे मस्जिद पर चर्चा मांगा मैं नहीं देता हूँ। मैं कानून नियमों से बना हुआ व्यक्ति हूँ। और चूंकि आप संसद में भेजे हैं तो संसदीय ज्ञान मुझे है। अगर हमको भगवान ने ताकत दिया तो मैं भी उनकी मदद करने का काम करूँगा। सर जी, इस पद से हटकर सर जी, पिछले सत्र में जो गाजीपुर जिला पंचायत सत्र में एक ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक हैं बेदीराम जखनिया के, और किसी बात को लेकर के पूरे सभा में हु हल्ला हो गया। उनके लिए क्या मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य समझिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था। जी सर आप यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग जो है आपको एप्लीकेशन दिए कि हमारी समस्या नाली की है, रोड की है और आवास की है, तो आप कब तक उनके आशाओं पे खड़े उतरेंगे? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपने सांसद से मिले, अपने नेता से मिले, अपनी बात रखें। लोगों ने अपनी बात रखा है, जो मेरे स्तर पर होगा वो मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। जो शासन स्तर का होगा उस शासन को मैं पत्र देने का काम करूँगा। सांसद साहब, आपके लोकसभा में एक और मामला है, शेरपुर पड़ता है, आपके ही क्षेत्र में पड़ता है, और शेरपुर में हरजन बस्ती है जो बाढ़ पीड़ित लोगों को उठा करके कहीं रख दिया गया है, और वहाँ 28 घर हरजन लोग हैं, और जिसमें 14 घर आग के गोले में जल गया, एक महिला भी जल गई है। अब तक वो लोग उसी जाड़े के कड़कती हुई ठंड में तड़पड़ा रहे हैं लोग। वहाँ भी आप थोड़ा बहुत बढ़िया आपने कहा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं उस स्थान से जाकर लौट चुका हूँ। उसी स्थान से मैंने आपके कलेक्टर को फ़ोन किया कि आप इन 28 लोगों का आवास इसी आवास सूची में आप रखवा दीजिए। वहीं से मैंने पीडी को भी फ़ोन किया, इसलिए कि कोई छुपाने के लिए चीज़ नहीं है कि कोई भी दीवार हो, किसी की दीवार वहाँ पर नहीं। और मैंने अपने सदन में जो गाजीपुर की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने पीडी और कार्रवाई बनाया। मैंने कार्रवाई कौन सा बनाया तो 28 के आवास इस वित्तीय वर्ष में दिए जाए। बिजली के सवाल पर मैंने अर्थशास्त्री अभियंता मोहम्मदाबाद को मैंने कहा कि आप यहाँ से 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, आप जो है 10 kVA का ट्रांसफार्मर डाल करके उतार दीजिए, और उससे भी कोई दिक्कत होती हो तो जितना पैसा आवश्यकता हो मुझसे मांग लीजिए, लेकिन बिजली काम 3 महीने में पूरा होना चाहिए। संसद साहब, गांव-गांव इस समय घरौनी बांटी जा रही है, और घरौनी की स्थिति है कि हमारी जमीन उनके पाले में और उनकी झोपड़ी उनके पाले में हो गया। इसके लिए आप लोग कुछ प्रयास करिएगा। यही तो स्वच्छ प्रशासन है, यही तो ईमानदार प्रशासन है। अगर प्रशासन ईमानदार है तो ईमानदारी से काम कर रहा है तो तकलीफ होगी। तो सर आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम तो विरोध करते हैं, हमारा काम यही है। आप भी हमारे काम के खिलाफ भी हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। सांसद अपना काम कर रहा है सदन में, चाहे रेलवे का प्रश्न हो चाहे आपके सड़कों का प्रश्न हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में जो सत्ता के लोग चाहते हैं वो जो देश की मीडिया काम कर रही है। आपका दोस्त नहीं, आपका दोस्त नहीं है, आप उस मीडिया के अंतिम व्यक्ति हैं जहां आप तो स्वयं परेशान हैं, आप स्वयं परेशान हैं। अगर हमारे साथ अभद्रता हो रही है तो आपके साथ भी अभद्रता हो रही है। हमको आपको मिल कर
इस समस्या के समाधान के लिए लड़ना चाहिए। और जीवन किसी का कोई नहीं जानता कितने दिनों का होगा। जब तक आदमी जीवित रहे, अपने बात को जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए आवाज़ उठाते रहे, यही हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। मीडिया पूरी जिम्मेवारी नहीं उठा रही है, यही आपको कहना है? जी मीडिया इस मामले में नहीं, देश के किसी माने में, देश के किसी माने में अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो आप वही कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो सत्ता चाह रहे हैं। ये सारे मीडिया वालों के लिए, सारे मीडिया वालों के लिए। आपका कोई दोष नहीं। आप लोग जो हमारे छोटे जो ये मोबाइल से जुड़े हुए यूट्यूब लोग हैं, यही कुछ जिंदा रखे हैं। सही माने समझे तो लोकतंत्र में थोड़ा सा जिंदा रखे हैं तो आप ही लोग जिंदा रखे हैं। जो लोग बड़े लोग हैं, जिनका बड़े अखबार है, बड़े टीवी चैनल हैं, वह लोग जो है हमारे साथ और जनता के साथ। सर थोड़ा सा इनका सवाल है